5,000 वोट से यहां जीते थे। तो इस तरह जहां जहां कम मार्जिन है वहां पर आप ये खेल खेल रहे हैं ताकि वहां आपकी सीटें निकल आए। ठीक है, यानी अगले कोई भी विपक्षी दल नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ करता है और उस संस्था का नाम ले ले तो उसके अभी ईडी सीबीआई नहीं जाएगी ना सर? मैं हूं यासर मलिक। सर, होम मिनिस्ट्री आपके पास, दिल्ली पुलिस आपके पास, एजेंसियां आपके पास, आरोप आप पर लगा रहे हैं। आ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है और इस शर्म से उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अचंभे वाली बात यह है कि जिसकी सरकार हो और उसको पता है कि यहां गलत काम हो रहा है, उसके बाद भी वो अगर हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, इसलिए सरकार से सवाल उठेगा सर। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। देखिए, कैसे कह सकते हैं आप कदम नहीं उठाया? क्या कदम सर, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप बताइए, क्या क्या कदम उठाए गए? कितने राज्यों से होता हुआ आ रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी कमजोर और निकम्मी सरकार है, इस्तीफा दे देना चाहिए? गोदी मीडिया के चैनल पर आई एक नई एंकर अर्पिता आर्या ने बीजेपी के प्रवक्ता की खूब जमकर रैली बना दी। बीजेपी के प्रवक्ता वही समझ रहे थे कि जैसे गोदी मीडिया के एंकर डिबेट करते हैं, हमसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन अर्पिता आर्या ने उनसे ऐसा ऐसा सवाल किया जिसका जवाब उनके पास नहीं था और बखूबी बहस की है। जैसे संदीप चौधरी डिबेट करते हैं वैसे ही डिबेट किया और अर्पिता आर्या ने इतनी बखिया उधेड़ी है बीजेपी के प्रवक्ता की और जितने भी आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए गए थे सबके जवाब लिए हैं, जिससे बीजेपी के प्रवक्ता घबरा गए। दिल्ली में इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उसी को लेकर यह डिबेट चल रही थी जिस पर अर्पिता आर्या ने बीजेपी के प्रवक्ता की खूब जमकर धज्जियां उड़ाई। आप ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, आप भी अर्पिता आर्या की तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उन्होंने डिबेट ही ऐसी की है। ऐसे ही एंकरों की आज जरूरत है देश में। आप लोग जरूर पूरी डिबेट देखिए और कमेंट जरूर करके जाइए अर्पिता आर्या के लिए। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम जी, एक लंबे आरोपों की फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, मैं उस पर जवाब आपसे चाह रही हूं, कमर कस लीजिएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 15 दिनों में 5,000 वोटर्स के नाम कटवाने की एप्लीकेशन डाली, 7,500 वोटर नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी गई, यानी एक बड़ा खेल और एक बड़ा ऑपरेशन बीजेपी चल रही है, खेल रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल वो कौन इंसान है। वो झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने डे वन से दूसरे के कंधे पे सहारा पे रख के अपनी जो है सत्ता की रोटियां सेकी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह किया है और बार बार स्पीड एंड रन वाली जो पॉलिसी है कि झूठ बोल के बाहर भाग गए और मुद्दा छोड़ दिया और बाहर निकल गया। हकीकत तो यह है कि उनको भी पता है और पूरे देश को पता है, पूरे दिल्ली वासियों को पता है कि दिल्ली में कोई भी वोटर का एडिशन डिलीशन सब इलेक्शन कमीशन करता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, कोई आप नहीं करता है या कोई और नहीं करता है। ये एडिशन डिलीशन जो है वो वेरिफिकेशन के बाद अभी एप्लीकेशन तो कोई भी राजनीतिक दल डाल सकता है। क्या बीजेपी ने 5,000 वोटर्स के नाम कटवाने का एप्लीकेशन, 7,500 वोटर्स नाम जोड़ने का एप्लीकेशन दिया है? देखिए, कोई ऐसा, इस सारी झूठ है, वही तो कह रहा है, झूठ का पुरिंदा है। पहली बात सर, अब अगले सवाल पर सर, अगला आरोप जी सर, जल्दी साफ होता रहे ना कि क्या आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी क्या कह रही है। हाँ देखिए, इसी में आपने कहा, आपके चैनल पे ही आपकी स्क्रीन पे चल रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर वेरिफिकेशन घर घर जाके करता है, तो कौन कटवा सकता है? तो कौन करा सकता है? ये झूठ तो है, सरासर झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, अब वो दूसरा आरोप जो लगा रहे हैं गंभीर, संजय सिंह लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए बीजेपी ने एक बार नहीं 2 बार आवेदन दिया है। पूर्वांचलियों के खिलाफ है बीजेपी, ये नरेशन बनाने की कोशिश है। इस पर जवाब। आज उनको ही पता है कि पूर्वांचल वाले लोग भारतीय जनता पार्टी ने देखा है जिस तरह से उनके लिए काम किया है। अब उनकी साख वहां खत्म हो गई है, जीरो हो गई है, तो उनसे सपोर्ट नहीं मिला तो घर वाली पे नाम लेना शुरू कर दिया है। हकीकत है ये सारे झूठ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। ये नाकाम कोशिश है। इस तरह के स्टंट बैकफायर करेंगे। जनता समझती है, जनता जानती है कि कोई इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर है, आपसे ये सच समझना चाह रही हूँ, क्या ऐसा आवेदन बीजेपी ने दिया है या नहीं दिया है? देखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। और आपने देखा कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने अभी आपको आपके चैनल पे ही दिखाया आपने कि उन्होंने 2,000 आवेदन पत्र जो है नरेला एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें जो है केजरीवाल ने जो है एप्लीकेशन डाली है। तो उससे समझ में आता है
कि एप्लीकेशन कौन डाल रहा है, और उम्र भी बता दिया उन्होंने, 60 से 70 साल की उम्र के लोग आज बस के वहां पर आके क्या। इसी से समझ में आता है कि झूठ का पुलिंदा कौन है। और सवाल कीजिए। ठीक अर्पिता जी, और सवाल करें आप प्लीज। सर, वो ये कह रहे हैं 12% वोटों का हेरफेर करके आप, क्योंकि वो शाहदरा का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं 11,000 वोटर हटाने की एप्लीकेशन बीजेपी की तरफ से दी गई थी और पिछली बार 5,000 वोट से यहां जीते थे। तो इस तरह जहां जहां कम मार्जिन है वहां पर आप ये खेल खेल रहे हैं ताकि वहां आपकी सीटें निकल आए। देखिए, रोहिंग्या इस तरह के जो घुसपैठिया है, वो क्या देश के बाकी आबादी जो है उसका रिसोर्सेस पे कोई हक है, या इनका रोहिंग्या या जो घुसपैठिया है उनका? घुसपैठियों के लिए हम लड़ाई करेंगे, और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी। सर, अच्छा हुआ आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर आ गए, क्योंकि मेरा अब सीधा फिर सवाल ये हो जाएगा कि जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है? आप कैसे इस पर आम आदमी पार्टी को घेर सकते हैं? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, एक सेकेंड सर, होम मिनिस्ट्री आपके पास, दिल्ली पुलिस आपके पास, एजेंसियां आपके पास, आरोप आप पर लगा रहे हैं कि ये ले आ रहे हैं। क्योंकि अब वीरेंद्र सचदेवा का जिक्र आपने किया तो 2014 में वो बता रहे हैं 14 लाख बढ़ते हैं, 2019 आते आते 19 लाख बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए सर? देखिए, ऐसा है कि अगर आप अपने ऑफिस में बीजेपी के नहीं बल्कि आपसे यह सवाल करना चाहिए कि आपके जितने एमएलएज हैं, कई एमएलएज ने अपने दफ्तर में मशीनें रखी हैं जिसमें से आधार कार्ड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आधार कार्ड वही देने लगे तो आप समझिए क्या कितना गंभीर आरोप है। मान लीजिए आप अगर दफ्तर का अगर आज तक ये करेगा तो क्या ये स्वतंत्रता आज तक को दे दी जाएगी क्या, या पुलिस आएगी चेक करने के लिए? अगर आपको ये पता है तो आम आदमी पार्टी पर इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं? जब 75 कार्रवाइयां हो सकती हैं, उनके नेता जेल जा सकते हैं, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं सर? इस पे क्यों बीजेपी सॉफ्ट है फिर? बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं सॉफ्ट नहीं है। इस तरह के काले करतूत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सॉफ्ट क्यों रहेंगे? 100% कार्रवाई हो रही है। अगर आप देखिए जो लोग, ये तो बड़ा आरोप बहुत समय से आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लगा रहे हैं ना, अब कार्रवाई कब करेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है अर्पिता जी, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और एक बात और कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को अब धोखा नहीं दे सकते। जितने सारे इन्होंने वायदे किए थे वो सारे वायदे खोखले नहीं निकले। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो मुद्दा बीजेपी ने उठा दिया और बड़ा मुद्दा इसको बना रहे हैं, ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा बीजेपी को? क्योंकि जिम्मेदारी तो सर देखिए आपकी ही बनती है ना, आप कह रहे कार्रवाई होगी। बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आप अपने दफ्तर में रखे और गलत काम कर रहे हैं, आपने मशीन रख दी है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, आधार सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अचंभे वाली बात यह है, अचंभे वाली बात यह है कि जिसकी सरकार हो और उसको पता है कि यहाँ गलत काम हो रहा है, उसके बाद भी वो अगर हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, इसलिए सरकार से सवाल उठेगा सर कि आप कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई? अर्पिता जी, कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं होता सरकार का। सरकार का इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अप्रोच होता है दंडित करने का। एक और सवाल, क्योंकि जल्दी जल्दी आप पे बहुत आरोप थे इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपसे समझना चाह रही हूँ। सवाल किया जाए प्लीज। अगला सवाल सर, प्रवेश वर्मा 1000 रुपए, अगर यही कुछ सर टीएमसी के नेता या एनसीपी के नेता या और किसी दल का नेता ऐसा कर रहा होता तो क्या ईडी और सीबीआई उसके घर छापेमारी या उसके दफ्तर छापेमारी करने नहीं पहुंच जाती? प्रवेश वर्मा क्या कार्रवाई? या सिर्फ ये उन्होंने कह दिया कि उस संस्था की तरफ से दिया जा रहा है तो उसको मान लिया जाएगा, वो भी खास तौर पर टाइमिंग देखिए, चुनाव सर पर है सर। देखिए, हकीकत यह है कि इस संजीवनी का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है केजरीवाल जी ने, क्या उन्होंने जो वायदे किए थे कि हम बिजली, पानी और ये सारी चीजें मुहैया कराएंगे, क्या अगर करा लिया होता तो क्या संजीवनी का जो अभी ढकोसला जो कर रहे हैं वो करनी पड़ती है उनको? हकीकत है कि इन्होंने, ठीक सर, उनकी बात नहीं, प्रवेश वर्मा की बात की सर, मैं 21,000 रुपए की बात कर रही हूँ सर। अरे वो तो मैं कह रहा हूँ, आपने तो खुद ही कह दिया, उसका जवाब दे दिया। भाई अगर कोई संस्था कर रही तो उसके लिए प्रवेश वर्मा किस लिए जिम्मेदार होंगे भाई? और क्या लेना देना प्रवेश वर्मा का? कोई संस्था का काम है, संस्था कर रही है, उस संस्था से पूछताछ करिए आप। ठीक है, यानी अगले कोई भी विपक्षी दल नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ करता है और उस संस्था का नाम ले तो उसके अभी ईडी सीबीआई नहीं जाएगी ना सर? देखिए, हर चीज की जांच होती है, ये जान लीजिए आप। तो जांच हो रही है सर इसकी? सरकार हर चीज की जांच होती है। सर, प्रवेश वर्मा केस में जांच हो रही है क्या? कोई भी कार्रवाई होती है तो सरकारी महकमा उसकी जानकारी लेता है। अगर कहीं गलत दिखता है तो सरकारी महकमा काम करता है, कार्रवाई करता है। अगर उस सच्चाई रहती है तो नहीं काम करता है, बस सीधी सी बात है। मतलब जांच हो रही है नहीं हो रही सर? एक बार जल्दी से स्पष्ट कीजिए और मेहमानों का भी रुख करना है मुझे। मैंने तो कहा ना कि सरकार के
जो संस्थाएं हैं हाँ। उनका जो काम है वो काम कर रहे करती रहती है। ठीक वो है। किसी के लिए नहीं करती है बल्कि सरकार के लिए करती है, और सरकार की नजरों में हर व्यक्ति एक है, हर ठीक, सर। संस्था एक है, और जब अगर कोई गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी से पूछिए। सर, मैं आ रही हूँ, सर आ रही हूँ, एक मिनट सर। सुरेंद्र राजपूत जी, अर्पिता जी, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहती थी, अब कांग्रेस पार्टी। सर मैं आ रही हूँ, सर आ रही हूँ, सर आ रही हूँ, सर आ रही हूँ। कुलदीप जी आ रही हूँ, मुझे और मेहमानों को। ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए, बोल लीजिए ये सर। तो आप एक तरफा आपने सारे बोल लीजिए, आपने सारे दो सारा तरफा मौका दे दिया जबरदस्त साहब को। उन्होंने 20 सेकंड बोला, आप 40 सेकंड बोल लीजिए। एक तरफा दो तरफा मत कीजिए सर, मैं दे रही हूँ, चलिए बोल लीजिए। देखिए, जफर इस्लाम साहब, परवेश वर्मा जी जो 1100 रुपए बांट रहे हैं महिलाओं को, उन पे जवाब दे पाए? वो पैसा कहां से आया? इतनी हजारों महिलाओं को पैसा बांटा गया, उनके यहाँ ईडी कब जांच करने के लिए जाएगी? क्या इस देश के लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार को पैसे छीना जाएगा? क्या पैसे और ताकत के बल पे सत्ता का दुरुपयोग किया जाएगा? आज भारतीय जनता पार्टी चोरी के माध्यम से, बैकडोर के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, और देश के लोग इनको इसका जवाब देंगे। अर्पिता जी, ये दबा के उम्मीद करती हूँ आपने अपनी बात रख ली होगी सर। ये सवाल मैं पहले भी उनसे पूछ चुकी हूँ, आपके पूछने से पहले ही मैंने पूछ लिया। चलिए सुरेंद्र राजपूत साहब, सर मैं आपसे, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी, अब आप बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी का जिक्र करके निशाना साध रही आम आदमी पार्टी पर। क्या मौका दे दिया है आपने बैठे बैठाए? वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट देख कर जाइए। अभी आगे और धज्जियां उड़ने वाली हैं बीजेपी के प्रवक्ता की। स्पष्ट एक चीज को समझिए, संगीत रागी भी हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन एक चीज तो इनसे भी पूछ लीजिए कि चुनाव जब पार्टियां लड़ती हैं तो सत्ता के खिलाफ लड़ती हैं। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कुशासन के खिलाफ लड़ रही है। चूंकि दिल्ली की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि दिल्ली में आधी से ज्यादा चीजें केंद्र सरकार को करनी पड़ती हैं और आधी से ज्यादा चीजें राज्य सरकार को करनी पड़ती हैं। हमें तो दोनों के खिलाफ लड़ना है, एक बात, और दोनों के कुशासन के खिलाफ लड़ना है। दोनों ने ही वादा किया था कि साहब यमुना का पानी साफ हो जाएगा। पानी साफ हो गया हो तो भाई बता दीजिए हमको। दोनों ने ही वादा किया था कि पुलों के रेट्स जो है वो नीचे कर देंगे। अगर पुल बनाना, इन्होंने पुल बनाने के रेट तो छोड़ दीजिए, अगर इन्होंने पुल ही बना दी हो तो बता दीजिए। दोनों ने वादा किया था प्रदूषण को खत्म कर देंगे। अगर आपने प्रदूषण खत्म हो गया हो तो विश्व की सबसे सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है क्या नाम क्यों है दिल्ली? ये आप हमें अब तो पराली नहीं जल रही ना, आप हमें बताइए। तो ये सारी की सारी मूलभूत समस्याओं पर जब तक आप बात नहीं करेंगे, कभी आप आ जाते हैं रोहिंग्या पे, कभी आ जाते हैं बांग्लादेशी पे। अरे भाई, रोहिंग्या बांग्लादेशी पे आना है तो बांग्लादेश से पहले आदमी बंगाल आएगा, बंगाल से झारखंड आएगा, झारखंड से बिहार आएगा, बिहार से उत्तर प्रदेश आएगा, और उसके बाद दिल्ली आएगा। इतने राज्यों से होता हुआ आ रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी कमजोर और निकम्मी सरकार है, इस्तीफा दे देना चाहिए? केंद्र के गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सारी एजेंसियां उनके पास में है। उसके बाद भी अगर रोहिंग्या दिल्ली में आ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है, और इस शर्म से उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आप मुझे बता दें। अब एक दूसरी बात इन्होंने कह दी साहब, अभी जफर भाई कह रहे थे कि आधार कार्ड, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, कि आधार कार्ड बन रहे हैं आप पार्टी के दफ्तर में। तो अगर इससे बड़ा देशद्रोह का कोई काम हो सकता है कि आधार कार्ड जो है गैर संवैधानिक रूप से किसी के दफ्तर में बन रहे हो, तो उस दफ्तर को वेंडलाइज कीजिए ना। कौन रोक रहा है? ये खाली चुनाव के लिए आप बैठ जाते हैं, सारी की सारी बातें करते हैं, और चुनाव आयोग आज की डेट में क्यों चुप्पी साधे हुए? चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा है कि 12,500 एक सवाल करें मैं सुरेंद्र राजपूत जी से, चाहे महाराष्ट्र की बात हो। तो मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात करता हूं कि चुनाव आयोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा हमने महाराष्ट्र में भी देखा, ऐसा हमने हरियाणा में भी देखा, और ऐसा जैसा अरविंद ने आरोप लगाया है ऐसा हम यहां पर भी देख रहे हैं। और रही बात यहां पर मुद्दों की, तो ये सारे के सारे इतने ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, दोनों के दोनों लोग चाहते हैं कि नूरा कुश्ती इन दोनों के बीच में हो। दोनों लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर बात ना हो। दोनों लोग चाहते हैं कि प्रदूषण पर बात ना हो, जमुना के साफ पानी पर बात ना हो, अच्छा, देश की क्या नाम जो है सुरक्षा पर बात ना हो, और दोनों के दोनों लोग जी। ऐसा कैसे है? मतलब आप ऐसा तय करते हैं क्या कि अंधों में काना राजा कौन? सवाल मेरा इसलिए क्योंकि दिल्ली में आपने कहा कि देखिए बीजेपी भी, सुनिए समझा रही हूं सर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्ट हैं, और जब केंद्र की लड़ाई आती है तब आपको यही आम आदमी पार्टी ठीक लगने लगती है, क्योंकि फिर आपको लगता है ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी है।
मैं आपसे अर्पिता, मैं आपको इस सवाल का जवाब पहले दे चुका हूं। मैंने कहा ना कि मेरे घनघोर वैचारिक विरोधी हैं संगीत रागी, इनसे भी पूछिए कि हम सत्ता के ही खिलाफ तो लड़ेंगे ना, किसी और के खिलाफ तो लड़ेंगे नहीं, सत्ता के खिलाफ लड़िए, लेकिन सत्ता पर आप कुछ भी विकास का काम ना होना ये सब जिक्र कर सकते थे। आपने भ्रष्टाचारी का इस्तेमाल किया शब्द का सर, तो अगर कांग्रेस पार्टी क्या केंद्र में भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, जब केंद्र की लड़ाई होती है तो यही भ्रष्टाचारी सदाचारी कैसे लगने लगते हैं? मैं जी वही मैं बता रहा हूं, चूंकि बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बड़े कदाचारियों के खिलाफ, बड़े मायावी लोगों के खिलाफ हमें लड़ना है। समझ गई सर, आप यही मेरी तो बात को पूछा। सुनिए ना, आप सुनना नहीं चाहते, दो 30 सेकंड मुझे जी सर, बिल्कुल। जैसे पंजाब में सरकार आप पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ चुनाव लड़ी। दिल्ली में जब ये केंद्र की सरकार आती है, जो सरकार आज की डेट में देश को भी असुरक्षित कर रही है, अर्थव्यवस्था को भी असुरक्षित कर रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को भी असुरक्षित कर रही है, और जाति जनगणना भी नहीं कर रही है, और लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को भी खत्म कर रही है। ये भी एक चुनौती है, समझिए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती तो सर आपको भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बनानी पड़ती। जी सर, ये कितनी बड़ी दुविधा होती है। केंद्र सरकार, ये तो अच्छा हुआ फिर सरकार नहीं बनी, उनको करने देते भारतीय नहीं सर, मतलब अगर आप जीत जाते हैं आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ, आपको बताइए सरकार में रहना पड़ता। जनता ने इसलिए शायद सही आपको चुना कि चलिए मत चुनिए, दोनों भ्रष्टाचारी अपने अपने तरीके से काम करें, कांग्रेस पार्टी जो सबसे सदाचारी है उसे छोड़ दिया। हम लोग दिल्ली के भ्रष्टाचार को भी कम करने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल से, और जो दिल्ली में क्या नाम दुनिया में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो सारे संसाधनों को किसी एक अडानी को दे देना चाहती है, उसके हाथ से सत्ता को हटाना एक धर्म का काम है, और आपको भी उस धर्म में सहयोग करना चाहिए। ठीक है संगीत रागी जी, आप जवाब लूंगी मैं। जफर इस्लाम जी, जल्दी से 10 सेकंड में। आप इस चीज को देखिए। ठीक सर, समझ गए। मैं तो एक सवाल उठाया था, सुरेंद्र राजपूत जी ने उस पर बिल्कुल चुप्पी साध ली। अर्पिता जी 10 सेकंड भाई, ये केजरीवाल जी एंटी नेशनल है कि नहीं? देखिए, एंटी नेशनल कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, और ये कांग्रेस द्वारा आरोप किया गया है। इसकी चलिए, जवाब देने को तैयार है सुरेंद्र राजपूत जी। सर, हाँ, और सच बोलिएगा, आपका अपने माकन साहब ने बोला है। जफर भाई, रुकिए ना जफर भाई, अगर माकन साहब ने बोला है और जफर इस्लाम साहब टीवी चैनल पर बैठ करके चिल्ला रहे हैं, तो क्या मतलब आप अमित शाह जी से इस्तीफा मांगना चाहते हैं? अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगा हुआ है, तो अमित शाह और उसकी एजेंसियां क्या अंडे सेक रही हैं? आप मुझे बताइए कि आज की डेट में कोई आप लोगों ने जांच शुरू की, एफआईआर की, आप लोगों ने कहीं कोई ऐसा काम किया जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि प्रारंभिक जांच शुरू की है? अगर आप लोगों ने प्रारंभिक जांच नहीं शुरू की है, तो जफर इस्लाम साहब, ये आपकी पार्टी की और सरकार की नहीं, झूठी। मैं कह तो रहा हूं कि हमारे आरोप, अगर हमारे आरोप हैं तो आपने उस पर किया, आपने एफआईआर की क्या? आपकी केंद्र सरकार है, संस्थाएं हैं, दस्तावेज दे दीजिए। राजपूत जी, बहुत मुसीबत है इसमें, क्योंकि आपको देखिए निशाना भी साधना अरविंद केजरीवाल से, लेकिन सीधे तौर पर उनको कह भी नहीं सकते कुछ। यहाँ पर आप एकदम त्रिकोणीय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सर, मैं इसमें जवाब सर बात उनको बसाने का लाया कौन, उस पर सवाल होगा। फिर किसने उनको घर दिया या कौन उनको सह दे रहा है, वो तो सेकंड चीज हो गई ना। लेकिन इसको रोकने के लिए बीजेपी ने क्या किया सर, और क्यों कदम नहीं उठाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, कैसे कह सकते हैं आप कदम नहीं उठाया? क्या कदम सर, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप बताइए, क्या क्या कदम उठाए गए? कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी अभी देश से या दिल्ली से बाहर गए, और क्या कदम आपने उठाए? मुझे आप पॉइंट्स में बता दीजिए सर, आंकड़ों में बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अर्पिता आर्या की ये डिबेट देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाए। समाजवादी हो, आप हो, कांग्रेस हो, या जनता दल, आरजेडी हो, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारी पार्टियां एक तरह से, या ममता की पार्टी हो, एक तरह से एक ही काम है उनका, कि इनको बसाना। और मात्र एक भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियां हैं जो इनको निकालना चाहती हैं, इसलिए कि रिसोर्सेज पर सिर्फ देशवासियों का हक है, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई पूजा पद्धति में, ये भारतीय है, उसका अधिकार है। लेकिन बाहर से आए हुए घुसपैठिया, चाहे कोई भी। एनआरसी कानून किसने लाया और किस लिए लाया? कौन रो रहा है उस एनआरसी कानून के लिए? अरे घुसपैठियों को तो फ्लैट आप लोग दे रहे थे, दलित पिछड़ों अरे झूठ मत फैलाओ, उसके बारे में फ्लैट को छीन के आप लोग दे रहे थे। वो आप झूठ फैला रहे हैं।
हरदीप पुरी का ट्वीट है, मैं दिखा देता हूँ ट्वीट अभी आपको। हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, उनका ट्वीट है, उनका ट्वीट है कि हमारी संधि है, हमें इनको फ्लैट देना है। आपने दलित पिछड़ों का अधिकार छीन के आप लोगों ने इनको फ्लैट देने का काम किया रोहिंग्या को। कुलदीप जी, आप बोल चुके हैं ना अपनी बारी में। सर देखिए, एक बात कहूं, अगर यहाँ सुनिए कुलदीप जी, अगर आप लगातार बोल रहे हैं, पहली बात सुनिए सर, आप उनको जवाब देने से बचने का मौका दे रहे हैं। आप वो जवाब ना दे पाए इसलिए आप बोल रहे हैं। सर मत कीजिए ना, देश में देख रहे हैं, सुनना चाह रहा है, आप क्यों बीच में बोल के उनको जवाब देने से बचने का मौका दे रहे हैं, मुझे ये बताइए। मेरा आपसे अनुरोध है अर्पिता जी, अपने डिपार्टमेंट में कहिए जो निकालते हैं, आपको डेटा सब निकालते हैं, हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट और ये झूठ जो बोल रहे हैं उसके बारे में हरदीप पुरी जी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। आप उनका वीडियो भी दिखा सकती है, उनका ऑडियो भी दिखा सकती है और उनका लिखित में भी दिखा सकती है कि उन्होंने बोला है कि सारी चीजें झूठे प्रचार आप कर रही है, ऐसे बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस और आप झूठे प्रचार कर रही है, कोई ऐसा इरादा ना इरादा है, ना ऐसा कुछ सच्चाई है, ये झूठ है, झूठ प्रचार किया उनके बारे में। वो काम क्या किया, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे टीवी डिबेट में बैठ कर नहीं सर, नहीं काम किया क्या, मैं वो समझना चाह रही हूँ। एनआरसी क्या है? आया ना, एनआरसी एनआरसी के बाद काम पीछे हट गए। नहीं, एनआरसी के बाद जो है ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी, लेकिन नहीं इसका सर, विकल्प मुझे क्या ये बताइए, तलाशा गया? जब ये दिसंबर 24 में जब घुसपैठियों की पहचान की जा सकती है एलजी के द्वारा, दिल्ली के लिए मैं बता रही हूँ, 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो गई, कार्रवाई कब? और ये पहले क्यों नहीं? जब आपके पास वो अथॉरिटी था, आप ये कर सकते थे, तो आपने पहले क्यों नहीं किया? या आप केवल छाती इस बात में पीटेंगे, अरे लीजिए हमने तो ये किया लेकिन हम कर नहीं पाए। नहीं, द थिंग इज कि आप कर नहीं पाए। मैं तो कह रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को गली कूचे में जाकर के महाअभियान शुरू करना चाहिए था, और ये जितने बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या, इनका सारा वोटिंग लिस्ट से इनका नाम कट करना चाहिए था। ये 5 लाख नहीं, कम से कम 20 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं जो वोट काटने थे रोहिंग्याओं के, काटने दलित और पूर्वांचलियों के, आप एक तरफ इनको वोट काटने थे रोहिंग्याओं के, काटने दलित और पूर्वांचलियों के वोट काट रहे हो। दोनों चीजें दोनों इंपॉर्टेंट है। एनआरसी पर कौन, एनआरसी से अर्पिता जी, इसको डिटेक्शन होता, इनको ये सारे बांग्लादेशी मुसलमान पकड़े जाते हैं। और ये पूर्वांचलियों को सुरक्षा के लिए रोहिंग्या कौन बोलने आया? का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस पार्टी आया। शाहीन बाग ये कौन दलितों खड़ा को रोहिंग्या किया? बोलने का इसलिए काम शाहीन करते बाग हैं। खड़ा किया गया था, इन बांग्लादेशियों को बचाने के लिए नहीं तो किया गया था। ठीक है, एक जल्दी से रिएक्शन, समय अब इतनी की इजाजत। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने इस डिबेट में देखा कितनी शानदार तरीके से अर्पिता आर्या ने ये डिबेट की, बीजेपी के प्रवक्ता से वही सवाल पूछे जो पूछने चाहिए। दिल्ली का इलेक्शन करीब आ रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में नूरा कुश्ती कर रही है, लड़ रही है और तरह तरह के इल्जाम एक दूसरे पर लगा रही है। अर्पिता आर्या ने वही सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, जिसके जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देने में सही तरीके से समर्थ नहीं हुए और इधर उधर की बातें कर रहे थे। आप लोगों ने देखा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाइए कि अर्पिता आर्या एंकर के तौर पर आपको कैसी लगी और उनकी ये डिबेट आपको कैसी लगी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता यही सोचते रहे कि जैसे अंजना ओम कश्यप और बाकी गोदी एंकर डिबेट करते हैं वैसी डिबेट होगी, लेकिन अर्पिता आर्या ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। आप लोग जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दिल्ली का इलेक्शन करीब आ रहा है, तो आप इस बार दिल्ली में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइए।